अशोक कुमार, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरार का राजकीय महाविद्यालय जोजन। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय वीएसटी व्यावसायिक सांख्यिकी प्रश्न पत्र द्वितीय में अपकिरण के मापों में अध्ययन कर रहे हैं और गत वीडियो में भी अंतर चतुर्थ विस्तार का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम जो चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्ध अंतर चतुर्थांक या चतुर्थक विचलन क्या है, इसका अर्थ, इसका सूत्र, इनका गुणांक आदि के बारे में और कैसे इनको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, कंटिन्यूस श्रेणी जो है व्यक्तिगत हो, खंडित हो, अखंडित हो, उसके अंतर्गत किस तरह ज्ञात किया जाएगा, उसका इस वीडियो में अध्ययन करें। सबसे पहले हम अर्ध अंतर चतुर्थांक या चतुर्थक विचलन क्या है। चतुर्थक विचलन श्रेणी के चतुर्थक मूल्यों पर आधारित अपकिरण का एक माप है। ये श्रेणी के तृतीय एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। हमने अभी तक चतुर्थांक में Q1 और Q3 ज्ञात किया था और उसमें यदि 2 का भाग लगा दें तो अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार हो जाएगा। अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि जो अंतर चतुर्थक विस्तार था उसमें को आधा कर दें, 2 का भाग लगा दें तो अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार हो जाएगा, जिसे चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। इसलिए इसे अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार भी कहते हैं। यदि श्रेणी नियमित अथवा सममित हो तो मध्य का तृतीय चतुर्थांक व प्रथम चतुर्थांक के ठीक बीच में होगा। अर्थात हम इसके लिए सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। अर्थात यहाँ Q3 वो तृतीय चतुर्थांक है और Q1 है वो प्रथम चतुर्थांक है। उसको अंतर Q3 में से Q1 घटा दें और उसका आधा कर दें, अर्थात 2 का भाग लगा दें तो ये QD का हो जाएगा। और इस चतुर्थक विचलन का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का गुणांक ज्ञात करें। उसका गुणांक ज्ञात करने के लिए चतुर्थक विचलन निरपेक्ष मूल्य होता है, अतः 2 या अधिक श्रेणियों की तुलना में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तुलना करने के लिए चतुर्थक विचलन का सापेक्ष मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसे चतुर्थक विचलन का गुणांक कहा जाता है। और इसका सूत्र है कोएफिशिएंट ऑफ QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अर्थात हम ये कहें Q3 माइनस Q1/2 अपॉन Q3 प्लस Q1/2। इस तरह भी इसको सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको सामान्य सीधा, क्योंकि Q3 माइनस Q1 में भी 2 का भाग लगाते हैं और उसके भागफल में Q3 प्लस Q1/2 का भाग देते हैं, तो इसलिए इसका सीधा सूत्र हुआ Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अर्थात तृतीय चतुर्थांक में से प्रथम चतुर्थांक को घटा दें और तृतीय चतुर्थांक और प्रथम चतुर्थांक को जोड़ के उसका भाग लगा दें तो हमें जो चतुर्थक विचलन है उसका गुणांक ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम, यदि प्रश्न के समंकों में अवर्गीकृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रथम और तृतीय चतुर्थांक के लिए सर्वप्रथम मूल्यों को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में विन्यासित करना आवश्यक है। अर्थात उसको क्रम अनुसार कम से अधिक की ओर लिखना जरूरी है। जितनी मदें होती हैं उसमें उस मदों का यदि Q1 निकालें तो मान लीजिए उदाहरण के लिए 13 मद हैं, तो उसका सूत्र होगा Q1 साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। अतः साइज ऑफ 12 प्लस 1/4
3.25 जो आंसर है टूथ आइटम वो Q1 होगा। और साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.25 जो तीसरा आइटम जो हमने आरोही क्रम में रखा था, असेंडिंग ऑर्डर में रखा था, उसकी तीसरी मद और चौथे जो मद है उसका 25%। अर्थात हम ये कहें कि तीसरे और जो चौथा मद है उसमें से तीसरा घटा दें और उसका 1/4 रख लें, वो तीसरे जो आइटम है मद है उसमें जोड़ दें तो Q1 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार Q3 साइज ऑफ 3 गुणा n+1 अपॉन फोर्थ आइटम्स अर्थात 12 + 1/4 को 12 + 1 गुणा 3 कर दें तो जो 9.75 आइटम है अर्थात 9वां जो आइटम है वो तो पूरा रहेगा प्लस 0.75। 10वें में से 9वां आइटम को घटा दें और उसका 7.5 लें, उसको जोड़ दें तो इन दोनों का जो योग 9वें आइटम में जोड़ने के बाद जो होगा वो Q3 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अतः Q3 ज्ञात होने के बाद Q1 हमने ज्ञात कर लिया, उसके बाद QD ज्ञात करना है, क्वार्टाइल डेविएशन अर्ध अंतर चतुर्थांक विस्तार। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इस प्रकार से इसका गुणांक आ जाएगा, माप। फिर यदि हम इसको खंडित श्रेणी की बात करें जिसमें मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास साइज दे रखी हो और फ्रीक्वेंसी मतलब मूल्य और आवृत्तियाँ दे रखी हों, तो सबसे पहले उसमें से मूल्य और आवृत्तियाँ दे रखी हैं तो हमें मूल्यों को रखेंगे, उसके बाद आवर्तियों को रखेंगे और आवर्तियों को CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद कर लेंगे। और Q1 जब निकालना होगा तो साइज ऑफ n+1 बटा फोर्थ आइटम और Q3 निकालना होगा तो साइज ऑफ 3 को कोस्ट में n+1 बटा फोर्थ आइटम। जब QD निकालना है तो Q3 माइनस Q अपॉन 2 और कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालना हो तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से इसको ज्ञात कर लेंगे। और जब हम इसको कंटिन्यूस श्रेणी, सतत श्रेणी, अवच्छिन्न श्रेणी कहें, उसमें यदि मूल्य प्राप्त होते हैं और उसकी आवर्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उस वर्ग विस्तार को रखते हुए उस आवर्तियों के साथ उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF भी याद करेंगे। लेकिन सूत्र में हमने Q1 बराबर साइज ऑफ n बटा फोर्थ आइटम और Q3 बराबर साइज ऑफ 3n अपॉन फोर्थ आइटम, मतलब 3 को उस नंबर ऑफ आइटम से गुणा कर दें, 4 को भाग लगा दें, ये कंटिन्यूस श्रेणी के लिए है। जैसे भी मूल्य दे रखे हैं, यदि उदाहरण के लिए कभी सेंट्रल साइज दे रखे हो, मध्य सेंट्रल मूल्य दे रखे हो, बीच का मूल्य दे रखा हो कि दोनों L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दें और वो जो मूल्य आते हैं वो सेंट्रल साइज होते हैं, ये उसमें हो। सबसे पहले उसका नियम ये है कि द्वितीय सेंट्रल मूल्य में से जो मूल्य दे रखा है उसमें से प्रथम को घटा दें और जो शेष आए उसको आधा कर दें, एक बार प्रथम मूल्य में जोड़ दें और उसी में एक बार घटा दें, तो घटाने पर लोअर लिमिट और जोड़ने पर अपर लिमिट प्राप्त होगी। उसी प्रकार की श्रेणी को विभाजन कहते हैं। उसके बाद हम ये कहें कि चतुर्थ विचलन के गुण क्या हैं, उसकी मेरिट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसकी मेरिट क्या है, उसके गुण क्या है। पहला गुण है आगणन सरल, इसका इजी कैलकुलेशन है। चतुर्थक विचलन की गणना सरल है तथा इसे शीघ्रता से समझा जा सकता है क्योंकि इसकी गणना में जटिल गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। दूसरा इसका जो गुण है चर मूल्यों से कम प्रभावित, यह श्रेणी के न्यूनतम 25% या अधिकतम 25% मूल्यों पर छोड़ देता है, अतः अपकिरण के अन्य मापों की अपेक्षा चर मूल्यों द्वारा कम प्रभावित होता है। और तीसरा है मध्य के 50% मूल्यों का अपकिरण यद्यपि इस श्रेणी की बनावट पर प्रकाश नहीं डालता फिर भी इस श्रेणी के उन 50% मूल्यों का विस्तार परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करता है जो चर मूल्यों को प्रभावित नहीं होते। और इसके दोष, डीमेरिट्स क्या है।
चतुर्थक विचलन के दोष। पहला दोष है पदों के बिखराव का प्रदर्शन करने में असमर्थ है, अतः चतुर्थक विचलन अपकिरण का माप नहीं है, क्योंकि यह किसी माध्यम के चारों ओर के पदों के बिखराव का प्रदर्शन नहीं करता है। दूसरा, श्रम मूल्यों का महत्व नहीं। इस श्रेणी में केवल 50% केंद्रीय मूल्यों पर आधारित है, अतः इसके द्वारा श्रम मूल्यों पर कोई प्रकार नहीं पड़ता। तीसरा है बीज गणित के निवर्चन के अयोग्य। इसके आधार पर बीज गणितीय रीतियों का प्रयोग करके विश्लेषण करना संभव नहीं। और चौथा है निर्देशन उच्च वचनों का मापन। निर्देशन उच्चावचनों से ये बहुत अधिक प्रभावित होता है। इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से ही माध्य विचलन और प्रभाव विचलन की गणना की जाती है। हम इसमें आगे प्रथम घात का अपकिरण अथवा माध्य विचलन, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन और मीन डेविएशन, इसके बाद जो मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है, उसका अध्ययन करें। माध्य विचलन है वो श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है। जो श्रेणी के पद दे रखे हैं उसका बीच का मूल्य होता है, वो माध्य विचलन है। ये विचलन बहुलक माध्य का या समांतर माध्य किसी भी एक माध्य से लिए जा सकते हैं। जो मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है, चाहे वो समांतर माध्य से ले लें, चाहे बहुलक से ले लें, चाहे मध्य का से ले लें, किसी एक माध्य से लिए जा सकते हैं। इसमें विचलनों के बीच गणितीय चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, अर्थात इसमें प्लस माइनस का ध्यान घटाते वक्त ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार माध्य विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के किसी भी माप, चाहे वो समांतर माध्य हो, मध्य का हो या बहुलक, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उसकी बात कही है कि चाहे उसमें समांतर माध्य हो, मध्य का बहुलक हो, शेष श्रेणी के विभिन्न पदों के निरपेक्ष विचलन का माध्य है। उपयुक्त माध्यों में से किसी एक से श्रेणी के मूल्यों का अंतर ले लिया जाता है। जो हमने 3 बताए कि चाहे समांतर माध्य से लें, चाहे मध्य के से लें, बहुलक से लें, इनसे श्रेणी के मूल्य हैं उनसे अंतर ले लिया जाता है। और बीज गणितीय चिन्ह प्लस और माइनस पर ध्यान न देकर सभी विचलनों को घनात्मक माना जाता है। उसका प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया जाए और सभी को घनात्मक मान लें, प्लस का मान लें। इस प्रकार प्राप्त विचलनों का जोड़कर मौजूदों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे माध्य विचलन कहते हैं। माध्य विचलन जितना अधिक होता है उस श्रेणी में अपकिरण या फैलाव भी उतना ही अधिक होता है। समांतर माध्य से परिकलित माध्य विचलन को प्रथम घात का अपकिरण भी कहते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं। माध्य विचलन की परिगणना हेतु जो विधि अपनाई जाती है, जो क्रिया विधि है, वो पहला है माध्य का चुनाव, चॉइस ऑफ एवरेज। सबसे पहले माध्य का चुनाव करें कि उसमें समांतर माध्य लेना है, मध्य का लेना है या बहुलक का प्रयोग करना है। अतः सिद्धांतिक रूप से माध्य विचलन की गणना करने में किसी प्रकार के माध्य का प्रयोग किया जाता है, गणना किसी भी माध्य का प्रयोग किया जाता है, परंतु व्यवहार में समांतर माध्य मध्य का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः या तो समांतर माध्य से लिए जाते हैं विचलन या मध्य का से लिए जाते हैं मध्य का, क्योंकि उनकी दशाओं में बहुलक मूल्य अनिश्चित होता है, अतः इसके प्रयोग के बराबर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अतः समांतर माध्य मध्य का में से भी मध्य का प्रयोग शेष कर समझा जाता है। यदि समांतर माध्य और मध्य का हो उसमें भी हम ये कहते हैं कि इनको समांतर माध्य को छोड़ते हुए मध्य का कोई उपयुक्त माना है। इस कारण यह है कि मध्य का के लिए किए गए पदों के विचलनों का योग समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के योग से कम होता है। अतः प्रश्न स्पष्ट निर्देश के अभाव में यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश नहीं दे रखे हैं तो मध्य का कहीं प्रयोग करना चाहिए, वरना तो प्रश्न में बताए अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, इसमें बीज गणितीय चिन्हों को छोड़ना, इग्नोरिंग साइंस। जो जब किसी माध्य से विचलन लेते हैं तो कुछ विचलन घनात्मक तथा कुछ ऋणात्मक होते हैं, परंतु जोड़ लगाने में इन चिन्हों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है
और सभी विचलन को ग्रहात्मक मान लेते हैं। ऐसे विचलनों को व्यक्त करने के लिए डी, जो छोटी डी है, चौथी एबीसीडी में डी चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसके लिए, और इन विचलनों के दोनों और दो सीधी रेखाएं बना दी जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि विचलन की गणना करते समय प्लस माइनस चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा गया है, डेविएशन जो है उसकी। यदि चिन्हों का ध्यान रखा जाए तो समांतर माध्य के लिए किए गए विचलनों का योग तो शून्य के बराबर होगा, जो कि मध्यगत से लिए गए विचलनों का योग शून्य के लगभग ही होगा। और तीसरा इसमें है विचलनों का योग जो माध्य की गणना। सभी प्रकार विचलनों का योग करके उनके पदों की संख्या n से भाग दे दिया जाता है। माध्य विचलन को ग्रीक भाषा में डेल्टा स्मॉल द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि मध्य विचलन समांतर माध्य से ज्ञात करना हो तो डेल्टा अक्ष बार, और मध्य का से ज्ञात करना हो तो डेल्टा एम, तथा बहुलक से ज्ञात करना हो तो डेल्टा जेड का संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के माध्य विचलन और उसके गुणांक की गणना कैसे की जाए। सबसे पहले यदि हम डायरेक्ट मेथड के माध्यम से ज्ञात करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी ज्ञात करेंगे, तो हम इस प्रत्येक स्थिति में सर्वप्रथम माध्य का बहुलक जिसे भी माध्य विचलन ज्ञात करना हो वह माध्य ज्ञात किया जाता है। यदि हमें समांतर माध्य से करना है तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, मध्य का से ज्ञात करना तो मध्य का ज्ञात करेंगे, और बहुलक से करना तो बहुलक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा, संबंधी माध्य से समस्त पदमूल्यों के निरपेक्ष विचलन प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और तीसरा है सभी विचलनों का योग प्राप्त करने पर सिग्मा डी दोनों तरफ खड़ी रेखाओं से उसको व्यक्त करते हैं, और विचलनों के योग में पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त फल ही माध्य विचलन होता है। अतः माध्य विचलन उस माध्य का भाग देने पर जिस माध्य से विचलन लिए गए हैं प्राप्त फल माध्य विचलन गुणांक होगा। इस सूत्र के माध्यम से विचलन और उसके गुणांकों का होगा। यदि समांतर माध्य से माध्य विचलन लेना है तो सिग्मा अक्ष बार, सिग्मा डी अक्ष बार, और दोनों तरफ खड़ी रेखाएं लगा देंगे। मध्य का से भी सिग्मा एम बराबर सिग्मा डी एम, और बहुलक से सिग्मा जेड बराबर सिग्मा डी जेड अपन एन इसके, और गुणांक जब करेंगे तो सिग्मा अक्ष बार बराबर अपन अक्ष बार, एम कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा एम से लेंगे तो सिग्मा एम अपन एम, और कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा जेड से लेंगे सिग्मा जेड। इस प्रकार से जो डेल्टा की ग्रीक भाषा का अक्षर है स्मॉल डेल्टा है, या मीन डेविएशन शब्द है, जो स्मॉल डेल्टा है उसे मीन डेविएशन कहेंगे। डी एक्स बार है उसको डेविएशन फॉर मीन कहेंगे। डी एम है तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहेंगे, और डी जेड है तो डेविएशन फ्रॉम मोड कहेंगे, और एन बराबर नंबर ऑफ आइटम्स कहेंगे। और दोनों तरफ जो खड़ी रेखाएं हैं इसको इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस कहेंगे, जो चिन्ह दे रखा कुछ। और यदि प्रश्न में आधार माध्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो छात्रों को चाहिए कि उसे मध्य का मीडियन के माध्यम से ही माध्य विचलन की गणना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने माध्य विचलन को प्रत्येक स्थिति द्वारा ज्ञात करने का आपको बताया है। अब शॉर्टकट विधि द्वारा भी इसको ज्ञात किया जा सकता है, और जिसको लघु रीति कहेंगे शॉर्टकट मेथड, उसके माध्यम से भी। और इसमें भी यदि समांतर माध्य से ज्ञात करना है उसे भी ज्ञात कर सकते हैं, मध्य का द्वारा ज्ञात करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और बहुलक द्वारा ज्ञात करना हो तो वो भी किया जा सकता है। इस प्रकार से इनको व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में, और इसको कंटिन्यूस श्रेणी में भी ज्ञात किया जाता है। सद श्रेणी माध्य विचलन उसमें भी, और वैकल्पिक या लघु रीति द्वारा भी इसको अल्टरनेटिव शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद जो मुख्यतः इस अध्ययन के मार्क्स में है वो है प्रमाप विचलन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।